Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on Law Semester Question and Answer Series. Students, this is our third session और आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। कुछ सेक्शंस क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स से हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, तो बाकी आज हम इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल एंड हियर इज द कोड। My ID is the Sandeep Khatri. Here I usually update about all the important information about your law exams and my class notes, my classes and everything. Now coming to the first question. The very first question, that is question number 6. इससे पहले जो दो सेशंस हमने किए हैं उसमें मैं टोटल 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पढ़ते हैं। डिफाइन मोटिव। तो ये क्वेश्चन है इन रिलेशन टू मोटिव। हाउ फार मोटिव ऑफ एन एक्यूज्ड इज रेलिवेंट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले द टर्म मोटिव इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें या उससे पहले अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में जाएं या फॉर द रेफरेंस अगर हम इवन आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में जाएं तो कहीं पर भी मोटिव टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिव। तो अगर बहुत ही सिंपल भाषा में मोटिव के मतलब की बात की जाए, मीनिंग की बात की जाए, तो इसका मीनिंग आता है द रीजन बिहाइंड द एक्ट, विच मीन्स कि कोई भी एक्ट अगर आप करते हो तो उसके पीछे जो रीजन होता है दैट इज मोटिव। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर इलस्ट्रेशन ली जाए तो ए ने बी का मर्डर क्यों किया? बिकॉज देयर वाज अ फैमिली फ्यूड, विच मीन्स कि कोई खानदानी दुश्मनी थी, इसीलिए ए ने बी को मार दिया। तो वो फैमिली फ्यूड जो है दैट इज द मोटिव बिहाइंड कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर, राइट। तो एक डेफिनेशन यहां पे हमने लिखने की कोशिश की है, मोटिव सर्व्स एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड फॉर्मिंग एन इंटेंशन। अब देखिए यहां पर अगर किसी भी जूरिस्ट की डेफिनेशन अगर आपको मिलती है ऑफ मोटिव, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने अगर किसी भी जजमेंट में मोटिव को डिफाइन किया है तो वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। रेफरेंस ऑफ सेक्शन 6। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में का सेक्शन 6, क्योंकि मोटिव जो है आपका वहीं पर रेलिवेंट है, तो वो भी आप यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर में ही सेक्शन 6 का भी रेलिवेंस दे सकते हैं कि सेक्शन 6 में 3 चीजों के बारे में कहा गया है कि वो रेलिवेंट होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज मोटिव, जो कि हमारा क्वेश्चन उसी से है, और जो बाकी 2 चीजें हैं दैट इज प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, और कंडक्ट में आपका प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट दोनों आ जाते हैं। अब आते हैं on the main body of the answer, how far motive of an accused is relevant। तो देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो मोटिव आपका चाहे क्रिमिनल केसेस में हो या आपका सिविल केसेस में हो, दोनों में रेलिवेंट होता है। बट एज पर टू द क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पर एक्यूज्ड की बात की गई है, तो मतलब मोटिव ऑफ आपके एक्यूज्ड का मतलब है कि यहां पे क्रिमिनल केसेस में मोटिव के रेलिवेंस के बारे में पूछा गया है। When motive is relevant and when motive is irrelevant। तो पहले बात कर लेते हैं कि मोटिव रेलिवेंट कब कब होगा। तो देखिए जहां पर भी आपके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, विच मींस कोई भी डायरेक्ट एविडेंस आपके पास नहीं है टू प्रूव एनी ऑफेंस, तो वहां पर मोटिव की रेलिवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता की, तो वहां पे मोटिव इररेलेवेंट होता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ते हैं पर्सन, हम उसमें पढ़ते हैं मैंसलिया, एक्टस रियस, इंजरी, वहां पर मोटिव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई आपका मोटिव कुछ भी हो या ना हो फॉर दैट मैटर, तब भी वो क्राइम हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो आपका सेक्शन 6 इस बात को कंफर्म करता है कि यहां पे मोटिव रेलिवेंट होता है, और स्पेशली किन केसेस में, जहां पर हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जहां पर हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं। जैसे अब यहां पे व्हेन मोटिव इज रेलिवेंट में आप नुपुर तलवार का भी केस का एग्जांपल ले सकते हो। अब वहां पर कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है कि भाई क्या पेरेंट्स ने ही जो है आरुषि तलवार का जो है वो मर्डर किया है। तो नुपुर तलवार एंड हस्बैंड जो कि एक्यूज थे उस केस में, क्या अब हम उस पर्टिकुलर केस में मोटिव के बारे में बात कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, वहां पे मोटिव की रेलिवेंसी आ जाती है। अब इसी के साथ एक सेकंड टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं, व्हेन मोटिव इज इररेलेवेंट।
तो अब इससे अपोजिट हो जाएगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है, फॉर एग्जांपल एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारा है, तो अब वहां पर आपको मोटिव प्रूव करने की कोई जरूरत बचती ही नहीं है, क्योंकि चीजें अपने आप ही प्रूव्ड हो गई हैं, राइट। तो उन केसेस में वहां पर जो है इमटेरियल हो जाता है मोटिव के बारे में बात करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज का एग्जांपल मैंने लिया, जैसे कि कोई आई विटनेस आपके पास हो, एंड सो ऑन। ठीक है जी। रीजन ऑफ रेलिवेंसी ऑफ मोटिव। अब यहां पे रीजंस के बारे में भी हम बात करेंगे आंसर में कि व्हाई मोटिव इज रेलिवेंट, भाई क्यों क्यों मोटिव रेलिवेंट है। तो देखिए, कोई भी पर्सन जब कोई भी एक्ट करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ने बैंक रॉबरी की है तो इन शॉर्ट उसका मोटिव है कि उसको बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, राइट। या इवन बहुत हद तक ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जहां पर कोई भी मोटिव नहीं होता वो भी अपने आप में एक मोटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को जान से मार दिया जस्ट फॉर द एडवेंचर, ठीक है, राइट। तो वो भी आपका मोटिव ही है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर आपने मार दिया, ठीक है। सो रीजंस ऑफ रेलिवेंसी ऑफ मोटिव कि भाई जो हमारा एक्यूज्ड है उसी ने क्यों क्राइम किया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजंस होंगे। तो जब आप मोटिव को प्रूव करते हो तो ये आपका एक एविडेंस एड्यूस हो जाता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड कि क्यों इसी ने ऑफेंस कमिट किया है, और इसीलिए मोटिव जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस मैंने आपको काफी दे दी हैं, कुछ केस लॉस पे भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे कुछ मेरे पास लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह 1997 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर कोर्ट कहती है, इफ मोटिव इज प्रूव्ड दैट वुड सप्लाई अ चेन ऑफ लिंक्स, विच मीन्स कि अगर आप मोटिव को प्रूव कर देते हो तो वो जो चेन में जो बाकी अदर लिंक्स हैं वो सारे एक से एक मिल जाते हैं, विच मीन्स कि कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आरुषि तलवार का ही मर्डर केस का एग्जाम्पल लूं, तो आरुषि तलवार केस में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, अगर वहां पर मोटिव प्रूव हो जाता है कि भाई पेरेंट्स ने इस रीजन की वजह से, अब वो कोई भी रीजन हो, कि भाई इस रीजन की वजह से जो है अपनी डॉटर का जो है वो मर्डर किया है, तो उन सर्कमस्टांसेस में अब आपके जो बाकी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि अच्छा फिर तो ऐसा भी इसी वजह से हुआ होगा, एंड सो ऑन। एक और जजमेंट के बारे में बात करते हैं यहां पे, एटली वर्सेस स्टेट 1955 सुप्रीम कोर्ट। फेलियर टू प्रूव मोटिव फैटल, विच मींस कि अगर आप फेल हो जाते हो मोटिव प्रूव करने के तो क्या वो अपने आप में एक फैटल इंसिडेंट हो जाएगा, विच मींस कि अब आपका केस आपके हाथ से गया, नाउ द प्रोसिक्यूशन हैज नो चांस। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया है कि इट मे बी वीक, इट मे वर्क एज अ वीकनेस। ऑब्वियसली अगर आप मोटिव प्रूव नहीं कर पा रहे हो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में एविडेंसेस के साथ, तो उस केस में आपका केस तो वीक होता है, लेकिन क्या ये फैटल है, तो आंसर इज बट नॉट फैटल, विच मींस कि ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के हाथ से ही केस चले गए, अब तो इन शॉर्ट एक्यूज्ड के ही फेवर में डिसीजन आएगा। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक है जी। सो ये था हमारा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब आप देख सकते हैं सेक्शन 6 में मैंने यहां पर जो है बेरेक की लैंग्वेज को भी यहां पे यूज किया है। तो मोटिव इज रेलिवेंट, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन ऑफ फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। आपको एक और मैं यहां पे चार्ट देना चाहूंगा जिससे और ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, जब हम बात करते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, तो ये स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन 4 से और टिल जाता है आपका सेक्शन नंबर 50 तक। तो अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में अब तक बैठ जाना चाहिए, और वो क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी आपके सामने कोई भी फैक्ट आएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास है फैक्ट इन इशू और आपका कोई भी रेलिवेंट फैक्ट, तो इन दोनों के बीच में, इस फैक्ट के बीच में और इस तरफ से या तो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बीच में अगर कोई कनेक्शन, और या फिर या तो आप कनेक्शन कह सकते हो या रिलेशनशिप कह सकते हो, अगर वो कनेक्शन या रिलेशनशिप वो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 के बीच का है, तो आपका ये जो फैक्ट है ये अपने आप में क्या बन जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। अब इसी चार्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका पूरा कंक्लूजन निकल के सामने आ जाए। मान लीजिए आपने पूछा
कि भाई एक मर्डर केस है और इस मर्डर केस में ए ने बी को जान से क्यों मारा, क्या ये फैक्ट रेलिवेंट होगा? अब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या मोटिव रेलिवेंट होगा। अब ये फैक्ट है कि अब क्या मोटिव रेलिवेंट होगा। अब क्या इस मोटिव का रिलेशनशिप जो है वो किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्शन है बिटवीन सेक्शन 4 टू 50? तो आंसर आएगा सर एज पर टू सेक्शन 6 एक कनेक्शन है, और क्योंकि एज पर टू सेक्शन 6 वो कनेक्शन है तो ये फैक्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सॉरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है व्हाट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है जी। और इसी क्वेश्चन में आपका सेकंड पार्ट में पूछा गया कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, और आपको सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। अब ये स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। अगर ये स्पेसिफिकली नहीं भी लिखा होता तो एटलीस्ट हम एक जजमेंट तो फिर भी लिखते ही लिखते, क्योंकि टीआईपी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पर काफी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन यहां पर तो बोल ही दिया गया है तो फिर हम ऑब्वियसली कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को यहां पर पिक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो आंसर में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, आंसर में सबसे पहले आ जाएगा आपका मीनिंग कि भाई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब क्या है। तो टेस्ट, यहां पर टेस्ट किसका हो रहा है, सबसे पहली चीज किसका टेस्ट हो रहा है, किसका एग्जामिनेशन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर ए और उसने अपने सामने अपनी आंखों से एक ऑफेंस होते हुए देख लिया है, और उसने जो ऑफेंडर है उसको पहली ही बार देखा है। इन शॉर्ट कि वो उसको पहले से नहीं जानता है, क्योंकि अगर पहले से जानता है तो फिर टीआईपी का कोई रेलेवेंस नहीं बनता है। तो उसने पहली बार देखा है, तो क्या वो उसको दोबारा पहचान सकता है? इसी चीज का यहां पर टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट किसका हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन का, मतलब पहचान का। और किस तरीके से पहचान होगी, विद द हेल्प ऑफ परेड। तो अभी मैं बात करूंगा परेड का भी क्या मतलब है। जैसे कि जैसा भी वो पर्सन है, जैसा भी पर्सन का मतलब है जैसा भी उसका लुक अलाइक है, जैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसा उसकी हाइट है, जैसा उसका कलर है एंड सो ऑन, उसी तरीके के कुछ इंसान सिमिलर काइंड ऑफ जितना पॉसिबल है उनको साथ में खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर उनसे कहा जाएगा कि पहचानिए, अगर आपने ऑफेंस होते हुए देखा था तो उनमें से आज में से कौन था जिसने ऑफेंस कमिट किया है। सो ये होता है आपका मीनिंग ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। यहीं पर आप इसका पर्पस भी लिख सकते हैं कि भाई क्यों टीआईपी करवाई क्यों जा रही है, कुछ तो पर्पस होगा ना इसका। तो वो पर्पस क्या है, तो यहां पर पर्पस आएगा टू टेस्ट वेरासिटी। तो मतलब जो हमारे पास विटनेस है क्या वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो उसकी वेरासिटी चेक हो जाएगी थ्रू टीआईपी। नेक्स्ट, टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज है, फॉर एग्जांपल जो पुलिस है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन उसमें सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस को लग रहा है कि मर्डर एक्स ने किया है, और यहां पे टीआईपी में पहचाना कोई और जाता है जिसको कि पुलिस ने अपने मेन फोकस में रखा ही नहीं था, मेन सस्पेक्ट में रखा ही नहीं था कि ये भी ऑफेंस कर सकता है, राइट। सो टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज। एंड द लास्ट वन इज टू फर्निश एविडेंस टू कॉरोबरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, एक होता है कॉरोबरेशन, दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉरबोरेशन का मतलब है कि भाई हमने पहले भी ये बात टीआईपी के टाइम भी कही थी, और अब जब हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है एंड सो ऑन, तब भी हम ये बात कह रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये कॉरबोरेट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। रेफरेंस ऑफ सेक्शन 7। तो देखिए सेक्शन 7 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रेलिवेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एज पर टू सेक्शन 7, तो एनी फैक्ट जो कि आपको कोई भी एक्सप्लेनेटरी है या इंट्रोडक्टरी है, राइट, वो भी रेलिवेंट होता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोई भी फैक्ट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो या रिबट कर रहे हो, जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से ऑब्वियसली रिलेट करता है, वो भी रेलिवेंट फैक्ट होता है। फिर अगर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन कर रहे हो या आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स कर रहे हो, वो भी रेलिवेंट होता है। तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप, ठीक है, टाइम एंड प्लेस, इनसे रिलेटेड भी जो आपके फैक्ट्स होते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। तो यहां पे आप रेफरेंस दे सकते हो ऑफ सेक्शन नंबर 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जी व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआईपी।
तो इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, और ये स्टेटमेंट बहुत सारी जजमेंट्स में जो है कही गई है कि इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। जस्ट बिकॉज आपने टीआईपी में पहचान लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको उस बेसिस पे कन्विक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसका पर्पस सिर्फ इतना ही आएगा कि आप उसको कोरबरेट करा सकते हो फर्दर, ठीक है जी। अब मैंने यहां पर, क्योंकि आपको इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देनी थी, तो यहां पे 3 लैंडमार्क जजमेंट्स को कंबाइन करके कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं दैट यूजुअली गेट अप्लाइड ऑन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो 3 जजमेंट्स कौन सी ली हैं हमने? सबसे पहला हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 सुप्रीम कोर्ट, सेकंड वन इज याकुल अब्दुल रजाक मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013, एंड द लास्ट वन इज राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो जनरल प्रिंसिपल्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट बता रहा है हमें ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीआईपी, दीज आर दिस वन, जिसमें सबसे पहला है आपका कंडक्ट एज सून एज पॉसिबल। तो बेटर है कि जितनी जल्दी टीआईपी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए पहली बार आपने देखा है, हो सकता है वो धीरे धीरे, अब नो दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं, ठीक है, कि भाई आपको अब वो चेहरा याद ना रहे। लेकिन अगेन इफ यू आर अ स्मार्ट पर्सन, और अगर आपकी उस तरीके का मेमोरी बैकअप है कि एक बार आपने किसी को देख लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलते एंड सो ऑन, या फिर कुछ इवन फेसेस भी बहुत जनरल होते हैं, यू नो, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपने एक बार देख लिया तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हो, राइट? तो दैट अगेन डिपेंड्स, बट अगेन द कंक्लूडिंग पॉइंट हियर इज कि इट्स ऑलवेज बेटर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, ऑफिसर कंसर्न नॉट टू टेक पार्ट। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो टीआईपी में जो है यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ताकि किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस जो है वो ना आ सके, वो हेल्प आउट ना कर सके कि देखो देखो यही तो है एंड सो ऑन, या किसी भी तरीके का कोई इशारा करके या गाइड करके या ट्यूटर करके वो जो है चीजों को ना बता सके। एंड द लास्ट वन इज सस्पेक्ट प्लेस्ड अमंग सिमिलर पर्संस। तो सिमिलर पर्सन मतलब सेम हाइट, अगर कोई हेयर स्टाइल यूनिक है तो उसी काइंड का हेयर स्टाइल एंड सो ऑन, सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, तो जितना पॉसिबल है उतनों के बीच में उसको रखा जाएगा, ठीक है जी। दिस इज योर सेक्शन 7, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा इसमें, जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, उसके बाद सपोर्ट, रिबट, उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग विच मींस कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई वॉच गुम हो गई है, अब मैं कहूं कि मेरी वॉच गुम हुई है, कोई दूसरा पर्सन कहे उसकी भी वॉच गुम हुई है, तो जिसको वॉच मिली है वो वहां पे टीआई मतलब जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैसे कराएगा कि भाई तुम्हारी वॉच कैसी थी, कौन से कलर की थी एंड सो ऑन, ठीक है, डिजिटल थी या कैसी थी एंड सो ऑन। तो इसके अलावा आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, तो यहां पर ये जो पर्सन की आइडेंटिटी है यहां पर आपका जो है टीआईपी फॉल करेगा। इसके अलावा टाइम और प्लेस, एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप। वेयर इज द रिलेशनशिप? द टर्म हियर इज रिलेशन ऑफ द पार्टीज, ठीक है। अब ये सब जो पॉइंट्स है वो आपके किससे रिलेशन में होने चाहिए? लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट। अब यहां पर वही चार्ट आपका दोबारा से कंक्लूड हो जाता है कि भाई कोई भी फैक्ट जिसका रिलेशनशिप इस तरीके का कनेक्शन है आपका किससे, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से, तो वो भी अपने आप में क्या बन जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Next question number 8. When can the acts, statements and writings of a conspirator to be used against the other conspirators? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आप कैसे आंसर करेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ कंस्पिरेसी। अब मीनिंग ऑफ कंस्पिरेसी के लिए आप जो है आईपीसी और नाउ इट इज योर भारतीय न्याय संहिता उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आईपीसी में था आपका सेक्शन 120A जो कि आपको मीनिंग बताता था, डेफिनेशन बताता था क्रिमिनल कंस्पिरेसी की। बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए तो व्हेन 2 or more पर्सन एग्री टू कमिट एनी इलीगल एक्ट, ठीक है, तो वो आपकी क्या बन जाती है? क्रिमिनल कंस्पिरेसी बन जाती है। वाइकेरियस लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी? लॉ ऑफ टॉर्ट में आप पढ़ते हो कि करे कोई और भरे कोई और, ठीक है। यू नो जनरल प्रिंसिपल तो क्या होता है, अगर संदीप खत्री ने मिस्टेक की है तो वही उसके लिए लायबल होगा, आपने की है तो आप लायबल होगे, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि करता कोई और है, भरता कोई और है। तो क्या यहां पर भी हमें वाइकेरियस लायबिलिटी देखने को मिलती है? तो अगर आप क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर ये क्या कह रहा है
कि जो एक्ट है, स्टेटमेंट है या राइटिंग है, वो किसकी है? एक कंस्पिरेटर की है, लेकिन वो यूज किसके अगेंस्ट हो रही है? अदर कंस्पिरेटर्स की। तो हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि सर यहां पर तो वाइकेरियस लायबिलिटी का रोल कंप्लीटली आ रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन में ही वाइकेरियस लायबिलिटी का मीनिंग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 8। तो अगर आप सेक्शन 8 की तरफ देखेंगे तो सेक्शन 8 यही बात करता है कि कब आप सेक्शन 8 दो चीजों के बारे में बात करता है। पहला तो ये कि हाउ यू कैन प्रूव दैट देयर वाज क्रिमिनल कंस्पिरेसी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कि भाई दो या दो से ज्यादा लोगों ने अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी की है तो आप किस तरीके से उसे प्रूव कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरा वो ये बात करता है कि कब एक कंस्पिरेटर की का कोई भी एक्ट या कोई भी राइटिंग या कोई भी स्टेटमेंट दूसरे के अगेंस्ट भी यूज हो सकती है। तो मैंने पूरे के पूरे सेक्शन 8 को जो है 8 ही एसेंशियल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। अब वो 8 एसेंशियल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एसेंशियल है रीजनेबल ग्राउंड्स। तो अगर हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के, क्या बिलीव करने के? दैट टू और मोर पर्सन, तो इन शॉर्ट कभी भी एक सिंगल पर्सन तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द बेसिक्स। ठीक है, तो एक सिंगल पर्सन तो कभी भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं कर सकता। सो दैट इज अवर सेकंड एसेंशियल। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में देखेंगे ना, तो जहां भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल कंस्पिरेसी लग ही जाता है। राइट, कि भाई मिलके ही किया है तो ऑब्वियसली देयर वाज अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो यूजुअली आप चार्जेस में देखोगे क्रिमिनल कंस्पिरेसी होता ही है। तो यहां पे हमारा पहला एसेंशियल था रीजनेबल ग्राउंड, सेकंड एसेंशियल था टू और मोर पर्संस, एंड थर्ड एसेंशियल इज कंस्पायर्ड टुगेदर। तो अगर ये तीनों एसेंशियल फुलफिल होते हैं तो आगे हम देखेंगे द फोर्थ एसेंशियल इज एनीथिंग सेड, डन और रिटन। ठीक है जी, तो फोर्थ एसेंशियल है आपने कुछ भी कहा। ठीक है जी, अब मान लो ये कहा गया कि भाई तुम वैन का इंतजाम कर लेना, तुम नाइफ ले आना, तुम गन ले आना। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर कुछ की गई या कोई कंडक्ट किया गया, ठीक है, कुछ भी चीजें की गई, या फिर रिटर्न, अब मान लो आपने कोई मैसेज लिखा या कोई लेटर लिखा तो वो भी यहां पर आ जाएगा इन द फोर्थ एसेंशियल। फिफ्थ, बाय एनी ऑफ द कंस्पिरेटर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 हैं तो उनमें से किसी एक ने भी ये चीजें की हैं तो आ जाएगा। तो फिफ्थ सिक्स्थ कहता है इन रेफरेंस टू कॉमन in reference to their common intention. Now what is common intention? That is pre-arranged plan. तो उन्होंने जो भी वो said, done या written था वो आपने सिक्स्थ एसेंशियल में रिलेटिंग टू कॉमन इंटेंशन ही बात हो रही थी। और सेवंथ एसेंशियल ये कहता है आफ्टर द टाइम विच व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम, विच मीन्स कि अब यहां पर आपकी कॉमन इंटेंशन बन चुकी थी और उसके बाद आपने उसके बाद जब तक आपकी वो कंस्पिरेसी चलती है तब तक के टाइम ड्यूरेशन में आपने कुछ भी कहा, किया या लिखा, वो सारा का सारा जो है आपका रेलिवेंट हो जाएगा एज पर टू एसेंशियल 8। और 8th एसेंशियल क्या बात करता है? जब आप 8th लास्ट एसेंशियल देखते हैं तो वो बेसिकली दो बात करता है। पहला, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा, इन शॉर्ट की जो भी आपने वो सेड, डन और रिटन था वो आपका रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि जो आपका पर्पस है, जो इस पूरे सेक्शन का पर्पस है, वो आपका 8th का लास्ट पॉइंट है और वो ये है कि अब इसका यूज हो सकता है दूसरों के भी अगेंस्ट में। अब मैं आपको सेक्शन में ही ये चीजें दिखा देता हूं 8th के 8 एसेंशियल, ताकि आप इजीली मार्क कर पाए। ये देखिए, so here is the section. If there is a reasonable ground, that is your first essential. Two or more persons, that is your second essential. Conspired together to commit an offense or actionable wrong, that is your third essential. Anything said, done or written, that is your fourth essential. Reference to their कॉमन इंटेंशन, दैट इज फिफ्थ। अच्छा, आप अगर इंग्लिश लॉ से कंपेयर करते हैं तो वहां पे फर्दरेंस लिखा हुआ है, एंड द मेजर डिफरेंस हियर इज कि फर्दरेंस इज नैरोअर एंड द टर्म रेफरेंस इज द वाइडर वन। द स्कोप इज वाइडर व्हेन इट कम्स टू यूसेज ऑफ दिस टर्म रेफरेंस। उसके बाद आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड, दैट इज योर सिक्स्थ एसेंशियल, इज अ रेलिवेंट फैक्ट।
against each other. That is your seventh essential. And the last one is purpose here of proving the existence. अब जो है यहां पे आप अपना पर्पस बता सकते हो कि prove the existence of the conspiracy. ठीक है, for the purpose of showing that any such person was party to it. वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन पे ही, ये देखिएगा। तो आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 8। तो अगर सेक्शन 8 के एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं तो वी कैन सेफली से कि उसके बाद जो भी एक्ट, स्टेटमेंट या राइटिंग्स है वो आप यूज कर सकते हो एक कंस्पिरेटर की अगेंस्ट अदर कंस्पिरेटर्स। आगे बढ़ते हैं, रीजंस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। इन शॉर्ट कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब एक कंस्पिरेटर की स्टेटमेंट को हम दूसरे कंस्पिरेटर के अगेंस्ट यूज क्यों कर रहे हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ सर सेक्शन 8 में भी साफ साफ ये चीजें लिखी हुई हैं, बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लॉ, व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ दिस सेक्शन। तो उसका आंसर ये आता है कि व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ठीक है, तो देयर आर वेरियस लैंडमार्क जजमेंट्स जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये रिपीटेडली कहा है कि इट इज नॉट इजी टू प्रूव क्रिमिनल कंस्पिरेसी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यूजुअली आपको कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी करेगा तो वो चोरी छिपे ही करेगा, राइट। इस तरीके से करेगा कि दीवारों के भी आपने सुना होगा ना, कान होते हैं तो दीवारों तक भी आवाज ना जाए। तो फिर जब आप कोई भी एक्ट इस तरीके से कर रहे हो, इतने चोरी छिपे कर रहे हो, तो आप ही बताइए कि फिर आप एविडेंसेस कैसे ले आओगे उसके लिए। तो दैट इज समथिंग विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहां पर इवन आई विल टेक द नेम ऑफ द जजमेंट, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपका फेमसली नोन एज राजीव गांधी असैसिनेशन केस। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है क्रिमिनल कंस्पिरेसी पे। आई थिंक 10 से 11 कुछ गाइडलाइंस है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो उन्हीं में एक पॉइंट था कि उसके लिए आपको डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत नहीं है, और इसीलिए हम यहां पर वाइकेरियस लायबिलिटी को यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द अदर कंस्पिरेटर्स। ओके, चलिए जी, सो लैंडमार्क केसेस पे भी बात कर लेते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी सुप्रीम कोर्ट का, एंड द सेकंड वन इज आर वर्सेस ब्लेक। ये तो आपका इंग्लिश केस लॉ है। इस जजमेंट के बेसिस पे आपका ये जो है सेक्शन बना था, जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, दैट वाज बेस्ड ऑन आर वर्सेस ब्लेक। आई थिंक देयर इज वन मोर जजमेंट व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी, मुझे याद आ रही है, आई गेस आर वर्सेस मुल्चा करके कुछ है शायद, ठीक है, वो भी एक लैंडमार्क जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू द एसेंशियल्स ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, जिसके बेसिस पे बाद में वो ड्राफ्ट किए गए थे, आर वर्सेस मुल्चा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सेक्शन 9 ऑफ बीएसए इज कॉल्ड रेजिडुअरी क्लॉज। क्यों भाई रेजिडुअरी क्लॉज ऑफ रेलेवेंसी कहा जाता है? Whether a statement which is otherwise not relevant under any of the other provisions of BSA may be permitted to adduced under section 9। तो दो क्वेश्चंस हैं इसी क्वेश्चन में, दोनों को आंसर करते हैं। सबसे पहले तो जी रेजिडुअरी क्लॉज का क्या मतलब होता है? तो मतलब जो कहीं पर फॉल नहीं करता वो रेजिडुअरी में फॉल कर जाता है, राइट। वैसे तो यूजुअली हम रेजिडुअरी का मीनिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही पढ़ते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है? आपकी स्टेट लिस्ट बनाती है। कॉन्करेंट में कौन बनाता है? दोनों बनाते हैं। तो वहीं पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट रेजिडुअरी पावर। तो रेजिडुअरी पावर किसके पास है कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो दैट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहीं से हमारा यहां भी मीनिंग निकलेगा कि सर जब हम सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक बात करते हैं तो हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है कि अगर कोई सेक्शन 4 to 50 में कहीं पर रेलिवेंट है ही नहीं, तो क्या वो यहां पर रेलिवेंट हो सकता है? तो आंसर है कि अगर कुछ एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं ऑफ सेक्शन 9 तो रेलिवेंट हो सकता है, विच मींस कि जो आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है वो तो साफ साफ डिनाई हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, तो आपका नो ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका आंसर यस कर दूंगा तो फिर तो सब कुछ रेलिवेंट हो जाएगा, विच मींस कि जो कहीं पर कुछ भी रेलिवेंट नहीं होता, अगर वो यहां पे रेलिवेंट हो जाएगा तो फिर तो सब कुछ ही रेलिवेंट हो गया। फिर तो पर्पस ऑफ ये पूरा आपका रेलिवेंसी ही लिखना जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ही रेलिवेंट है। तो अब सवाल आता है कि सर जो सेक्शन 4 to 50 में फॉल नहीं करता
कौन सा ऐसा फैक्ट है जो यहां पे रेलिवेंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर आंसर किया जाए, वो फैक्ट जो कि एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल कर देगा सेक्शन 9 की, वो सेक्शन 9 में रेलिवेंट हो जाएगा, बाकी फैक्ट्स नहीं करेंगे। यहां पर एक और अच्छा डिस्कशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज कि इन द कोर्ट्स हम कौन सी रेलिवेंसी देखते हैं, हम लीगल रेलिवेंसी देखते हैं या लॉजिकल रेलिवेंसी देखते हैं। तो आंसर इज हम हमेशा लीगल रेलिवेंसी देखते हैं, हम लॉजिकल रेलिवेंसी नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल में तो और भी बहुत कुछ ऐसे लॉजिकल फैक्ट्स हो सकते हैं जिनको कि आप प्रूव करना चाहें, राइट, लेकिन हम देखेंगे लीगल रेलिवेंसी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 9। तो एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 9 के लिए हम सेक्शन 9 पर ही चल पड़ते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 9। हियर यू कैन सी फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। इसका मतलब वो फैक्ट जो कि सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो गया है या किसी भी सेक्शन में रेलिवेंट हो गया तो फिर आपको यहां पर आने की जरूरत ही नहीं है। आर रेलिवेंट कब, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर जो दो कीवर्ड्स हैं मैं चाहूंगा आप दिमाग में रखें। फर्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट एंड द सेकेंड वन इज हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। These are the two keywords जो कि आपको याद रखने हैं। तो अगर कोई भी फैक्ट है जो आपको कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट, ठीक है, जो आपको कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट बता देता है फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को, तो वो फैक्ट भी आपका रेलिवेंट हो जाएगा। और अगर कोई भी फैक्ट है जो आपको हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रॉबेबल बता देता है, तो वो भी फैक्ट आपका जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। One of the best example to understand this concept of law is your plea of alibi. ठीक है, now what is alibi? Somewhere else. ठीक है, देखिए एक इंसान एक टाइम पर एक ही वक्त में एक जगह ही प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं दिल्ली में हूं तो इस टाइम इस डेट पर मैं कहीं और किसी और स्टेट में नहीं हो सकता। अगर मुझे वहां जाना है तो वो थोड़ा टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अगर किसी एक पर्सन पर एलिगेशंस हैं कि उसने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किया है किसी एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे, तो उन सर्कमस्टांसेस में अगर वो एविडेंस देता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि भाई वो तो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है, और इस टाइम पर वो कहीं और प्रेजेंट था, तो क्या यहां पर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है कि भाई आप तो कह रहे हो इसने ऑफेंस किया है और ये एक ऐसा फैक्ट हमारे सामने रख रहा है कि ये तो उस वक्त वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था। तो अब इसको क्या कहोगे, इनकंसिस्टेंसी, विच मीन्स कि अब ये फैक्ट कि ही वाज समवेयर एल्स इज गोइंग टू बी रेलिवेंट अंडर दिस सेक्शन 9। ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस, क्योंकि हमें कोर्ट में प्रूफ क्या करना होता है सर, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो अगर मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रख दूं, मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रख दूं जो कि डिस्प्रूव कर देगा आपके फैक्ट इन इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को, तो क्या वो फैक्ट रेलिवेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आंसर आएगा सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप कोर्ट में कर क्या रहे हो, या तो एक पार्टी फैक्ट्स को प्रूव करेगी, दूसरी पार्टी डिस्प्रूव करेगी। तो अगर हम कोई भी ऐसा फैक्ट कोर्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी या फिर हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल, ठीक है, जो कि ये बता देता है कोर्ट में कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो फैक्ट भी अपने आप में रेलिवेंट होगा। अब देखो इनकंसिस्टेंट में तो मतलब जैसे दिल्ली और मुंबई, अब दिल्ली और मुंबई में एक टाइम में आप हो ही नहीं सकते। हाईली प्रोबेबल, हाईली इम्प्रॉबेबल, जैसे कि दिल्ली में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जहां पे यूजुअली जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रॉबेबल। ठीक है जी। इलस्ट्रेशंस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। So now coming to the next question, explain the concept of plea of alibi। अब उसी क्वेश्चन को हम मतलब उसी टॉपिक को हम दूसरे क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Explain the concept of plea of alibi, how defense of alibi is best and worst of defenses at the same time। तो पहले तो आपको plea of alibi का मतलब पूछा है, तो इट्स अ मैक्सिम जिसका मतलब है somewhere else, ठीक है, so that is your meaning। Now what are the essentials of plea of alibi? तो यहां पे फोकस कीजिएगा, मैंने क्रिमिनल लॉ के प्ली ऑफ एलिबाई के एसेंशियल्स यहां पर लिखे हैं, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबाई आपका सिविल केसेस में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है नहीं नहीं ये तो सिर्फ क्रिमिनल में ही अप्लाई होता है, नो, ये सिविल केसेस में भी
हो सकता है। हाँ, नो डाउट आपको ज्यादातर एग्जांपल्स या ज्यादातर केस लॉज जब आप देखने को जाओगे टेक्स्ट बुक में तो वो आपको क्रिमिनल केसेस के मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है प्ली ऑफ एलिबाई इन क्रिमिनल केसेस। आप इंट्रोडक्शन में ये फैक्ट जरूर मेंशन कर सकते हो कि ये दोनों पर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले एक क्राइम हुआ, वहां पर आपकी एब्सेंस थी एक्यूज्ड की, आपने एविडेंस दिया अपनी एलिबाई को प्रूव करने के लिए, आपने अपनी जो प्ली है वो रेस की एज सून एज पॉसिबल, और बर्डन किस पे होगा प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव करने का? ऑब्वियसली बेनिफिट किसको होगा सर? एक्यूज्ड को, तो बर्डन भी उसी के ऊपर होगा। ठीक है जी। सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ के प्ली ऑफ एलिबाई के। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यूजुअली आपने देखा होगा कि कुछ एक्ट्स को हम सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं, कुछ एक्ट्स को हम नहीं मानते हैं, लेकिन इसको ये एक ऐसा प्ली ऑफ एलिबाई का कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ट एविडेंस भी है और वर्स्ट एविडेंस भी है एट द सेम टाइम। ऐसा क्यों? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो देखिए, डिफेंस ऑफ एलिबाई अगर आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया तो ऑब्वियसली आपका केस स्ट्रांग हो जाता है, देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि आप इजीली जो है एक्विट हो जाओगे, क्योंकि भाई जब आप वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे तो आपने ऑफेंस किया ही नहीं, बात खत्म। क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब ये वर्स्ट कैसे हो सकता है? तो ये वर्स्ट उन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि अगर आप फेल हो गए प्रूफ करने में, और ये बात इन शॉर्ट की कोर्ट में डिस्प्रूव हो गई आपकी प्ली ऑफ एलिबाई, तो इसका मतलब जहां पर आप कोर्ट को बताना चाह रहे थे कि मैं तो कहीं और था, अब वो डिस्प्रूव हो गई, इसका मतलब आप सीन ऑफ आप जो है, आपने जो भी जगह बताई कि मैं तो वहां प्रेजेंट था, आप वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो अब ये इन्फ्रेंस लिया जाएगा कि आप क्राइम सीन पर ही प्रेजेंट थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई ले रहे हैं और वो अगर आपने प्रूव कर दी, सो दैट इज योर बेस्ट एविडेंस फॉर द एक्विटल। लेकिन अगर आपकी वो प्ली ऑफ एलिबाई डिस्प्रूव्ड हो गई तो उन सर्कमस्टांसेस में वही प्ली ऑफ एलिबाई आपके कन्विक्शन का एक बिग रीजन बन सकते, क्योंकि वहां पे फिर वो इन्फ्रेंस यही निकलेगा कि आप जो है सीन ऑफ क्राइम पर ही प्रेजेंट थे। केस लॉस पे बात करते हैं इसमें। तो कमल प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2023 सुप्रीम कोर्ट में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए थे इन रिलेशन टू टीआईपी, उनको बात कर लेते हैं। सबसे पहला, नॉट पार्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। तो जो आप चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईपीसी में पढ़ते थे और चैप्टर नंबर 3 में अब आपके भारतीय न्याय संहिता में जनरल एक्सेप्शंस हैं, जनरल एक्सेप्शंस का पार्ट प्ली ऑफ एलिबाई नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि किसी भी जनरल एक्सेप्शंस में आपकी प्ली ऑफ एलिबाई नहीं आती है। दूसरा, डज नॉट लेसन द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्ली ऑफ एलिबाई का बर्डन होता है ऑब्वियसली एक्यूज्ड पे, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब जो प्रोसिक्यूशन है वो तो चैन की सांस ले सकती है कि उसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई वो क्राइम सीन पे नहीं था। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे प्रोसिक्यूशन बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर होगा। इवन इसी केस लॉ में एक पॉइंट कहा गया कि पहले बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? प्रोसिक्यूशन पे। पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगी कि देखिए क्राइम सीन पे था, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्ली ऑफ एलिबाई का आएगा वो एक्यूज्ड पे जाएगा। एक्यूज्ड नीड्स टू गिव सैटिस्फैक्टरी एविडेंस। तो सैटिस्फैक्टरी एविडेंस का मतलब है कि आपको अच्छा खासा मतलब इस तरीके का सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस देना होगा जिससे साफ साफ पता लग जाए कि आप वहां प्रेजेंट ही नहीं थे, आप तो जहां पर कह रहे हो आप वहां पे प्रेजेंट थे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप उस टाइम किसी कॉलेज में प्रेजेंट थे तो वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा था जिसमें हम आपको देख सकते हैं कि उस टाइम पर आप वहां पर जो भी कुछ क्लास अटेंड कर रहे थे या क्लास दे रहे थे या जो भी आप कॉलेज में काम कर रहे थे, तो वो अगर हम सीसीटीवी कैमरे से देख सकें, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैटिस्फैक्टरी एविडेंस। नेक्स्ट वन, प्रूव विद सर्टेनिटी टू एक्सक्लूड प्रेजेंस। आपको इस तरीके से चीजों को प्रूव करना है कि ये सर्टेन हो जाए कि भैया आप तो वहां पर प्रेजेंट थे ही नहीं। एंड द लास्ट वन, प्ली इज कंसिडर्ड सब्सिक्वेंट टू प्रोसिक्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो आपकी प्ली है वो पहले प्रोसिक्यूशन के ऊपर आएगा बर्डन, वो प्रेजेंस आपकी प्रूव करेंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो है वो एक्यूज्ड के पास आता है। This is your section 9, and here come to the next question. Question number 11. How are facts showing the existence of a state of mind relevant when the existence of such state of mind is an issue? तो सबसे पहले तो हम स्टेट ऑफ माइंड
जो की बारे में बात करेंगे। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जब आप फैक्ट्स पढ़ते हो, जो कि डिफाइंड भी है आपके सेक्शन नंबर 2 में। तो फैक्ट्स में दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, एक होते हैं आपके मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, एक होते हैं फिजिकल फैक्ट्स। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में फॉल करता है। और आप अगर इसमें सेक्शन 12 देखेंगे तो एक 7 पॉइंटर्स की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें इंटेंशन, इल विल, गुड विल, ठीक है, नेग्लिजेंस एंड सो ऑन, गुड फेथ, वो आपके यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है जो स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है। तो यू कैन गिव रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 12 हियर इजीली। एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 7, आपके इनके मीनिंग्स आप लिखेंगे कि क्या मतलब है इनका। रीजन फॉर रेलिवेंसी, भाई क्यों है स्टेट ऑफ माइंड रेलिवेंट। तो देखिए, देर आर सर्टेन ऑफेंसेस, जब आप पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता तो आप देखते हैं कि सर कुछ तो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, कैसे, जहां पर मेंसरिया मस्ट है प्रूव करना। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, भाई बिना मेंसरिया के थेफ्ट हो सकती है, देयर इज नो चांस। डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द वेरी फर्स्ट एसेंशियल टू प्रूव थेफ्ट। तो अब इस केस में आपको इंटेंशन तो प्रूव करनी पड़ेगी ना, कि इट वाज नॉट बाय एक्सीडेंट। आप गलती से किसी का फोन नहीं लेके गए थे, आपने बैग ओपन किया है, उसमें हाथ डाला है, देखा है कि ये दूसरे का फोन है, फिर चुपके से अपनी पॉकेट में डाला है, फिर चुपके से आप निकल गए हैं। तो आपको वो जो इंटेंशन है, जो मेंसरिया है, वो प्रूव करनी पड़ेगी। और वो आप ऑब्वियसली कैसे प्रूव करोगे, थ्रू योर कंडक्ट। ठीक है, क्या बात है। चलिए, सो इन विच ऑफेंसेस इट मस्ट टू प्रूव स्टेट ऑफ माइंड। तो नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पर आपको मेंसरिया प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो उन सर्कमस्टांसेस में जहां पर प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर ऑब्वियसली स्टेट ऑफ माइंड की इतनी रेलिवेंसी नहीं आएगी। ठीक है, एक्चुअली मेरे सामने से ना अभी एक छोटी सी, अब पता नहीं चूहा था या चूहिया थी, वो गुजरी है, तो मेरा दिमाग वहां जा रहा है बार बार, कहीं मेरे पैरों के आसपास ना आ जाए। बट चलिए, लेट्स फोकस। हाँ जी, इलस्ट्रेशंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे थेफ्ट का एग्जांपल दिया, वहां पे मस्ट है। अब आप कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी ले सकते हैं जहां पे मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे कि ट्रैफिक रेगुलेशंस के केसेस में। ठीक है, जैसे कि किडनैपिंग के केस में। ठीक है, सो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, या फिर अगर मैं बात करूं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, तो वहां पे आपकी इंटेंशन इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। ठीक है, सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 12। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सवाल है। क्या सवाल है जी? A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit coin, which at the time when he delivered it, he knew to be counterfeit. Whether the fact that at the time of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit coin is relevant. तो अब आप यहां पे ना सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में काउंटरफीट का मीनिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इवन काउंटरफीट को डिफाइन भी किया गया है आईपीसी में, सोन और भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, लेकिन सर हम तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो आपका सेक्शन 2 क्लॉज 2 साफ साफ बात करता है कि जो भी वर्ड्स या एक्सप्रेशंस यहां पर डिफाइन नहीं है, लेकिन डिफाइन है कहां पर, आपके बीएनएस में या आईटी एक्ट में, तो वो आप जो है यहां पर कट कॉपी पेस्ट उसका रेफरेंस ले सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में आप काउंटरफीट को एक्सप्लेन कर दोगे, फिर आप रेफरेंस दे सकते हो कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन बेस्ड है सेक्शन 13 की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक लास्ट इलस्ट्रेशन है ये सेक्शन 13 की, जो लास्ट सी इलस्ट्रेशन है, वही है, सी इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो अब आते हैं बेसिकली सवाल है क्या और इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए संदीप खत्री के पास एक 500 का नोट आ जाता है और वो नोट जो है वो नकली है। ठीक है, अब पुलिस मुझे पकड़ लेती है। तो अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर दो चीजें हो सकती हैं, या तो संदीप खत्री डील करता है काउंटरफीट नोट्स में, ठीक है, कि मैं ही गिरोह चला रहा हूं पूरा का पूरा, या फिर लेन देन में मेरे पास बाय मिस्टेक, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से, मैंने अच्छे से चेक नहीं किया, वो नोट मेरे पास आ गया और मैं अब आगे दे रहा था, आगे किसी को दे रहा था जब मैं पकड़ा गया। तो इन शॉर्ट की दिस कैन बी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। अब सवाल ये आ गया
कि इंटेंशनल है कि भाई आपको पता था और फिर भी आप चला रहे हो और आप पूरा गिरोह चला रहे हो, या फिर इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है, आपकी कोई इंटेंशन इस तरह की नहीं थी। तो इसी पे हमारा पूरा का पूरा सेक्शन जो आपका सेक्शन नंबर 13 है वो इसी के बारे में बात करता है। तो अगर मान लीजिए घर पे तलाशी होती है और घर पे पूरे बैग के बैग मिलते हैं भरे हुए जिसमें नकली नोट है 500 के, तो ऑब्वियसली यहां पे तो साफ साफ आपकी इंटेंशन, आपका जो कंडक्ट है वो चीख चीख के प्रूव कर रहा है कि इट वॉज इंटेंशनल। लेकिन अगर मेरा कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड कुछ ऐसा नहीं मिलता है, मेरे घर पे कुछ भी नहीं मिलता है और मेरे पास कुछ और कोई अदर एविडेंस है ही नहीं आपके अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, जो ये प्रूव करता हो कि मेरा किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेना देना है काउंटरफीट करेंसी से, तो ऑब्वियसली वहां पर मैं अपना एक्सीडेंट को प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे एज पर टू द क्वेश्चन ए वॉज पोजेस्ड अ नंबर ऑफ अदर पीसेस, तो ऑब्वियस सी बात है एज पर टू दिस क्वेश्चन यहां पर क्या है, इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इट वॉज इंटेंशनल। तो ये साफ साफ आपका हो गया इंटेंशनल। ठीक है जी, डन। रीजंस ऑफ आंसर, व्हाई, क्योंकि जब आपके पास अदर पीसेस भी हैं, अब गलती से, अब आपके पास गलती से नोट कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन आपकी तो पूरी अलमीरा भरी हुई है, क्या गलती से सारे नोट आपके पास ही आ रहे हैं? तो आंसर इज नो सर, दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्सीडेंट, दिस इज द केस ऑफ इंटेंशन। देखो इंटेंशन के साथ ना एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इंटेंशन इज समथिंग विच इज इन योर माइंड। अब आपको लगता है अरे जो चीज मेरे माइंड के अंदर है वो किसी को कैसे पता लगेगी, राइट? लगता है ना कि भाई अगर मेरे दिमाग में कोई भी है, कोई भी चीज है, कोई खुराफात है, कोई भी अच्छी चीज है, कोई भी बुरी चीज है, तो भाई दुनिया को तो मैं बताऊंगा नहीं तो पता ही नहीं लगेगी। और यहीं पर हम मार खा जाते हैं। हमारी जो भी इंटेंशन है, वट एवर इट मे बी, गुड बैड राइट रॉन्ग वट एवर, वो हमारे कंडक्ट में शो होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि मन साफ रहेगा तभी चीजें अच्छी कर पाओगे, वरना अगर मन में खराब चीजें रखोगे तो कभी ना कभी। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल और दूं आपको, लेट्स सपोज इफ यू हेट समवन, ठीक है, एंड यू हेट दैट पर्सन फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, लाइक यू नो, मतलब भाई उसको तो वो बंदा सांस क्यों ले रहा है, ठीक है, और आपको लगता है यार ये ना मैं उसको कभी बताऊंगा नहीं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये उसको नहीं भी बताओगे लेकिन आप उससे डील कर रहे हो किसी भी सेंस में, ठीक है, डेली या कभी कभी, आपके कंडक्ट में वो चीज शो हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप उसको ऑलरेडी अपने कंडक्ट से मैसेज दे दोगे दैट यू डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो या तो उसके बिल्कुल कांटेक्ट में ही मत आओ, हर तरीके से उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। लेकिन अगर आप उससे डील कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप कितने भी स्मार्ट बन लें, आपका कंडक्ट जो कि आपके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो जो अंदर है वो बाहर आ ही जाएगा। ठीक है, सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि when it comes to how to prove that it was intentional and it was not accidental, the answer is very very simple, your conduct is showing everything. जब मुझसे कोई एक स्टूडेंट कहता है that I am a genuine serious sincere aspirant or I want to genuinely learn the law, तो उसका कंडक्ट ही कि भाई आगे आने वाले दिनों में वो क्लासेस में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, आपका कंडक्ट शो कर देता है कि हाउ सीरियस और हाउ सिंसियर यू वर, राइट? So that was your section number 13. ठीक है, इसकी इवन जो बाकी illustrations हैं वो भी आप go through कर सकते हो, that are equally important. ठीक है जी, चलिए, now if you have any questions relating to these sections, these concepts, तो आप अपने questions comments में भी लिख सकते हैं, और you can send your questions and queries to my Telegram as well. So here is the code of my channel. ठीक है, so that's it from my end students. So I hope you have enjoyed the session. So मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट सेशन से, जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से पीस।